सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। हमारा नमस्कार। जितने भी साथी हैं वो अब लाइव सेशन में आ जाएं और हम आपसे बात करेंगे आज चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे आपको, बहुत सारी जानकारी देंगे आपको और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको तैयार कराएंगे। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं अपने चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। बहुत ही बेहतर शुरुआत के साथ में हम लगेंगे और उम्मीद है कि रोज एक चैप्टर रिवाइज कराएंगे आपको और साथ ही साथ एमसीक्यूज, एक दिन चैप्टर एक दिन एमसीक्यू, एक दिन चैप्टर एक दिन एमसीक्यू, तो हमारे सभी टॉपिक आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। आ गए हैं सभी लोग? नहीं रह गए। लिमिटिंग रिएजेंट मैंने पढ़ाया है, मोल वाले में लिमिटिंग रिएजेंट बताया है कि क्या होता है। रह नहीं गया है फिर भी पूछ रहे हो तो बता देंगे। रह नहीं गया है। एक मिनट का समय दो। चलिए ठीक है, करा देंगे। देखिए क्या करना है हमें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे जो मेन बातें हैं जो सबसे ज़्यादा पीजीटी में पूछी जाती हैं, वेरी वेरी गुड इवनिंग, सबसे ज़्यादा पीजीटी में पूछी जाती हैं वो क्वांटम नंबर है, शेप है, आवाव पाउली प्रिंसिपल है और हुन्स रूल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वेव फंक्शन है। ये सब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक होते हैं। तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं, एटम से चलते हैं। चलिए विश्वकर्मा जी, आपको पता होना चाहिए एटम क्या है। एटम जो होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो मेनली 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो आप जानते हैं कि एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं। एक को हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे को हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और तीसरे को हम लोग न्यूट्रॉन बोलते हैं। ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल है। तीसरे को आप न्यूट्रॉन बोलते हैं, जिसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे ई के ऊपर नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, वेरी गुड। और यहाँ पर आप इसे प्रोटॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो जे थॉमसन ने की थी। आपको पता है ये बात कि भाई इलेक्ट्रॉन को डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। और प्रोटॉन की डिस्कवरी बताएं किसने की थी? प्रोटॉन की डिस्कवरी राहुल बताओ किसने की थी?
प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की थी। वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर। गोल्डस्टीन ने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। अब गोल्ड ईंट पर नाच होता है, ईंट पर गोल्ड नाच होता है। याद कर लो दोबारा, फार्मूला बदल दो। ईंट ईंट पर गोल्ड नाच होता है, ईंट पर गोल्ड नाच होता है, वो अब पुराना कंसेप्ट हटा दो। इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन, ईंट लिखा है तो इलेक्ट्रॉन कर दो। इलेक्ट्रॉन को थॉमसन ने डिस्कवर किया था, प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन को चैडविक ने किया था। तो इसे बदल लीजिए फार्मूले को, अब वो फार्मूला पुराना हो गया, वो कामयाब नहीं है। ठीक है, चलिए, आपने बताया, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग एक बात बताओ कि जब एटम के अंदर एंट्री मारते हैं तो एटम के अंदर होते हैं शेल। ठीक है विश्वकर्मा जी, एटम के अंदर होते हैं शेल। शेल को हम लोग एनर्जी लेवल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एनर्जी लेवल के नाम से जानते हैं। और ये एनर्जी लेवल KLMN होते हैं। इनको ऑर्बिट भी कहते हैं, इनको आप लोग ऑर्बिट भी कहते हो, इनको शेल भी कहते हो, इनको एनर्जी लेवल भी कहते हो। अब इस ऑर्बिट, जैसे आप अपने घर में हैं तो अपने घर के अंदर जब आप घुसेंगे तो अपने घर को एक एटम मान लीजिए। घर के अंदर जो दीवारें हैं उनको आप, घर के मान लो एक रूम है, जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम को आप एटम मान लो। उस एटम को अंदर जो दीवारें हैं उनको शेल मान लो। दीवारों में जो अलमारी लगी हुई है उस अलमारी को आप जो है सबसेल मान लो। और अलमारी के अंदर जो खाने बने हैं उनको आप जो है वो ऑर्बिटल मान लीजिए। यानी सबसेल को जब खोलेंगे तो अंदर मिलेंगी ऑर्बिटल। तो एस सबसेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं बताओ भैया? एस सबसेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती हैं? एस सबसेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती हैं बताइए जल्दी से। एक होती है, ठीक है। पी सबसेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती हैं? डी के अंदर और एफ के अंदर। तो आपने बताई हमें कि सर एस के अंदर एक ऑर्बिटल होती है, एस के अंदर केवल एक ऑर्बिटल वन होती है, वन होती है। पी के अंदर तीन ऑर्बिटल्स होती हैं, तीन ऑर्बिटल्स होती हैं। डी के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होती हैं। और एफ के अंदर आपकी, डी के अंदर 5 होती हैं और एफ के अंदर आपकी 7 ऑर्बिटल्स होती हैं। ये आपने हमें बताया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आपसे कहा जाए कि एक ऑर्बिटल में अधिकतर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो आप जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यानी कि अगर पूछा जाए आपसे, मैं छोटा सा एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, राहुल बताइए, अमितेश जी बताइए कि एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सभी का जवाब दीजिए। एस ऑर्बिटल में 2 होते हैं। पी ऑर्बिटल में कितने होते हैं मितेश जी? डी में, पी में, ठीक। पी में भी 2 होते हैं, डी में भी 2 होते हैं और एफ ऑर्बिटल में भी 2 होते हैं। सब आप लोगों ने गलत समझा, ठीक है। मैं एक ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, समझ गए? रितु समझो, रिशु, आप लोगों को इसीलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। एक ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, चाहे कोई भी हो, यहां ऑर्बिटल लिखा है। अगर मैं पूछता आपसे कि एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो एस सबशेल के अंदर होते हैं 2, इसे कहते हैं केमिस्ट्री। और पी सबशेल के अंदर होते हैं, पी सबशेल के अंदर होते हैं 6, डी सबसेल के अंदर होते हैं 10 और एफ सबसेल के अंदर होते हैं 14। समझ में आई बात नहीं? तो अगर कोई पूछता है कि एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो जवाब 2 ही आएगा। पी ऑर्बिटल में कितने हैं, जवाब 2 ही आएगा। डी ऑर्बिटल में कितने हैं, जवाब 2 ही आएगा।
एफ ऑर्बिटल में कितने हैं? जवाब 2 ही आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ईच ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर पूछे कि एस ऑर्बिटल में कितने? 2। अगर कोई पूछे कि पी ऑर्बिटल्स में कितने हैं, पी ऑर्बिटल्स में बताओ, पी ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो पी ऑर्बिटल्स का मतलब है वो तीनों की बात कर रहा है, तो यहां उत्तर 6 आएगा। समझ गए ना बात? अगर पूछे कि डी ऑर्बिटल्स में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो डी ऑर्बिटल्स में जवाब आएगा 10। और एफ ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो जवाब आएगा 14। ये है कंसेप्ट, यहीं पर होती है गलती। तो गलती अब तो नहीं होगी, बताइए विश्वकर्मा जी, सना सना बताओ, अब तो गलती नहीं होगी? क्यों भाई? चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। इट इज ए 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर इज कॉल्ड ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है, या इसे सिमेट्रिकल शेप भी बोलते हैं। पी ऑर्बिटल की डंबल शेप होती है, या आप इसे डंबल का आकार डमरू की तरह बोलते हो नहीं बोलते हो। इसी तरीके से डी ऑर्बिटल डबल डंबल होती है, और डी ऑर्बिटल में होती हैं आपकी 5, कौन कौन सी? एक डी एक्स वाई और एक डी, इसी तरीके से डी एक्स वाई जेड, अब जिस एक्सेस पर चलेगी वही ऑर्बिटल बन जाएगी। और डी जेड स्क्वायर जो होती है बेबी स्कूटर की तरह होती है, इसलिए इसको बेबी स्कूटर ऑर्बिटल भी बोलते हैं। बेबी के स्कूटर की तरह जो ऑर्बिटल होती है उसे आप बेबी स्कूटर बोलते हैं। एफ ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मानी जाती है, और एफ ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होने की वजह से कितनी होती है बताओ? एफ ऑर्बिटल याद हो गई, एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ जेड क्यूब, एफ जेड एक्स वाई, एफ वाई जेड एक्स, एफ एक्स जेड वाई। ये आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। इसमें 7 ऑर्बिटल आपके सामने मैंने बना दी है। ये एफ जो है, जो 7 बनी है, वो ये बनी है। इसका नाम एफ एक्स क्यूब है, इसका नाम एफ वाई क्यूब है, इसका नाम एफ जेड क्यूब है। पहले तीनों क्यूब ले लो, फिर एफ जेड एक्स माइनस वाई ले लो। इसी तरीके से आगे भी कंटिन्यू आप कर लीजिए तीनों, ठीक है। समझ में आई बात? नहीं तो अब आप हमें बताएंगे कि ये बताओ कि एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऋषु बताइए, एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऋषु बताओ, एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो होते हैं। पी ऑर्बिटल में कितने होते हैं? पी ऑर्बिटल में बताओ मितेश, कितने होते हैं? सब 2 ही, शाबाश, वेरी गुड। अब आपसे कहा जाए, ये बताइए जी, अगर आपसे कहा जाए एफ ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो जवाब क्या आएगा? एफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो जवाब क्या आएगा? 14, ठीक। अब ये बताइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो जानते हैं, नीरज बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखना जानते हो। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉनों को उनके बढ़ते हुए क्रम में हमने लगा दिया है। यहाँ ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन्स को उनके उनके बढ़ते क्रम में लगा दिया, इलेक्ट्रॉन्स को उनके बढ़ते क्रम में लगाया है यहाँ पर, ठीक है। बढ़ता क्रम क्या? बढ़ते ऊर्जा स्तर के क्रम पर लगाया है, ये बात आप समझिए। उनके बढ़ते ऊर्जा स्तर के क्रम पर हमने लगाया, स्तर के क्रम में हमने लगाया हुआ, इतनी बात आप समझ ही रहे। जैसे जब किसी घर की बिल्डिंग बनाते हैं तो हमेशा कहाँ चलते हैं? लो से हाई की तरफ चलते हैं, तो वही कंडीशन यहाँ पर भी है। इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन पहले 1s में भरा जाता है, फिर 2s में 2p, 3s, 3p, 4s, 4p ऐसे बनाते हैं। तो ये बताओ, इसमें जो रूल लगता है नीरज जी, वो कौन सा लगता है? n+l रूल लगता है ना। यानी इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में भरे जाते हैं जिसकी ऊर्जा स्तर कम होती, जिसकी
n+l वैल्यू कम होती है, और n+l वैल्यू जिसकी कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट वाले में जाएगा। लेकिन दो ऑर्बिटल जिनकी n+l वैल्यू समान हो जाए तो इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में भरा जाएगा जहां n की वैल्यू कम होती है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसमें यहां पर कंडीशन मैं कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं 3p और 3d। अगर यहां पर 3p और 3d की बात करता हूं तो 3p और 3d में मैं आपसे कहूंगा कि एक कंडीशन n की वैल्यू 3 है, p की वैल्यू यहां पर l के लिए 1 होती है। भाई p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1 होती है, याद है आपको, यानी कि 4 आ गई यहाँ पर। 3p की वैल्यू 4 और 3d की यहाँ पर वैल्यू 5 है। तो इसका मतलब हुआ कि 3d और 3p इन दोनों में अगर हम लोग देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहले एंट्री करेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंट्री करेगा, जी बताइए, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंट्री करेगा? पहले 3d में जाएगा, फिर पहले 3p में जाएगा, फिर 3d में, शाबाश। और अगर 3s और 2p की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर मैंने 3s लिखा है, यहाँ पर आपका 2p लिखा हुआ, तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा? 3s की वैल्यू 3 आ रही है और 2p की वैल्यू भी 3 आ रही है, दोनों की वैल्यू जब 3 आती है तो इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ भरा जाएगा? ठीक, 2p में भरा जाएगा, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू 2p की यहाँ लिखा है इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन 2p ऑर्बिटल हुज n वैल्यू इज लेस। इतनी समझ में आ गई? तो पहले तो आप ये बताएं, बिल्कुल सही है। पहले तो आप ये बताइए कि मैं आपको जो क्ल्यू पॉइंट से पढ़ा रहा हूँ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? देखिए अभी समय नहीं इतना कि मैं आपको एकदम से अंदर मतलब एक एक लाइन लिखूं, तो लाइन लिखने से अच्छा है कि हम क्ल्यू पॉइंट से पढ़ें और यही पेपर में से आ जाएंगे, निश्चित तौर से यहाँ से मिल जाएगा आपको। तो अगर किसी को कोई समस्या तो नहीं है इसमें? हाँ, कोई समस्या तो नहीं, क्लू पॉइंट ही जरूरी होते हैं, बाकी चैप्टर तो किताबों में दिए रहते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं आती, किसी भी किताब से उठा के पढ़ लो। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम क्वेश्चन भी करेंगे, समय कम है और हम रिवीजन बढ़िया ढंग से कर लें, ठीक है? चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हमारी भाषा, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों समझ में आ रही है? हिंदी इंग्लिश दोनों समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो आज सबसे पहले तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ। आज शुरुआती में होमवर्क दे दूंगा, नोट करते जाओ, होमवर्क कहीं पर नोट करते जाओ। होमवर्क क्या होगा? होमवर्क आपका होगा कि आप 1 से लेकर के 50 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो मैंने यहाँ पर लिखा है 24, 29, 41, 24, 29, 41, 47, ये एक्सेप्शन अब मैं दोनों मिक्स पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी भाषा सबको समझ में आ रही होगी। 24, 39, 41, 24, 29, 41, 47 इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन वाले जरूर याद कर लीजिएगा ध्यान से। जैसे ये क्रोमियम का होगा, ये आपका कॉपर का होगा, ये आपका मोलिब्डेनम का होगा। हाँ, मोलिब्डेनम का 42 होता है, 41 होता है, बताओ भाई, मोलिब्डेनम का 42 होता है, 40 जी। एजी सिल्वर होगा, सिल्वर ये हो गया, एजी हो गया, जी बताइए। एमओ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताइए, 42 होता है ना, तो 42। लेकिन याद ध्यान देना, चलो 42 होता है, ठीक है, मैं इसको आगे बढ़ा करके लिख देता हूँ। ये तीर क्यों बनाया ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर 41 जो होगा
वो किसका, नियोबियम का होगा, एनबी का होगा, और मोलिब्डेनम का हो जाएगा आपका 42। ठीक है, लेकिन ये पूरे जहां पर मैं आपको ग्रीन कलर दिखा रहा हूं, ये ग्रीन कलर जो है ये इंपॉर्टेंट है। मतलब 41 से लेकर के 41 से लेकर के 41 से लेकर के 47 तक के कॉन्फ़िगरेशन आप सब लोग लिख कर देख लीजिएगा। ये सभी एक्सेप्शंस हैं, ये सभी एक्सेप्शंस हैं, बार बार लिख करके देखना। समझ में आई? अभी मैं आपको क्वांटम नंबर की भी बात बता दूंगा, पहले हमारा टॉपिक खत्म हो जाने दीजिए आज। देखिए हुंस का नियम, क्वांटम नंबर भी सिखाएंगे आपको। हुंस का नियम क्या कहता है? हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये कहता क्या है? हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आपसे ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तभी होगी जब हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले से आ जाएगा। यानी कि पी में अगर 3 भरने हैं तो 1 2 3, लेकिन पी में जब 4 भरेंगे तो पेयरिंग चाहे इधर से करें या इधर से, दोनों ही सही मानी जाती हैं। जैसे कभी अगर एग्जामिनेशन में ऐसी कंडीशन बन जाए कि पी में मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये और करके ऐसे भी सही मानी जाती है, ये मान लेना ये भी और करके ऐसे भी सही मानी जाती है कि पहला इलेक्ट्रॉन कैसा भी हो सकता है, यानी इधर से भी भर सकते हो ऐसे 1 2 3, ये भी सही है। और यहाँ से भी ये भी सही माना जाता है। यहाँ से देखो ऐसे हमने भरा 1 2 3 और 4, यहीं से भी रिपीट कर सकते हो। ठीक है, ये ऐसे भी संभव है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत होगी, जब यहाँ पर चलोगे तो यहाँ अगर आप करना चाहो तो ये संभव है कि 1 2 3 4 5 ये संभव है, लेकिन ये संभव नहीं है। ये अगर आप कहो कि सर ये कर दें 1 2 3 4 और 5, ये संभव नहीं है, ये संभव है। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन भी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, आप लोग सावधान रहिएगा। ठीक है, चलो अब ये बताओ क्वांटम नंबर क्या होता है? पहले तो आप ये बताइए, कौन बताएगा क्वांटम नंबर क्या होता है? क्वांटम नंबर यानी कि क्वांटम संख्याएं, ये एक्चुअल में हमारा एड्रेस होती है। क्वांटम संख्याएं हमारा एड्रेस होती हैं, और वो एड्रेस, क्वांटम संख्याएं हमारा एड्रेस होती हैं, और वो एड्रेस जो हमें ये बताए कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन कहाँ पर लोकेट करता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थित होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, वो बताता है क्वांटम नंबर। तो जैसे कि आप इंडिया के अंदर कहाँ रह रहे हो, किस मोहल्ले में रह रहे हो, कहाँ पर रह रहे हो, वो एड्रेस है इलेक्ट्रॉन का। तो क्वांटम नंबर एड्रेस बताता है। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आपने लिखा। जो हमें पूरी जानकारी ये दे कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ है। बिल्कुल परफेक्ट, राइट, वेरी गुड नीरज। तो एक होता है, ये हमारे पास 4 चीजें हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोहर ने दिया था और उन्होंने बताया कि ये मेन एनर्जी लेवल के बारे में बताता है, मतलब ये बताएगा किस मोहल्ले में रहता है। यानी कि अगर के की, अगर एन की वैल्यू 1 आ जाए तो के वाले मोहल्ले में रहता है, अगर एन की वैल्यू 2 आ जाए तो एल वाले के मोहल्ले में रहता है, और एन की वैल्यू 3 आ जाए तो एम वाले मोहल्ले में रहता है, एन की वैल्यू 4 आ जाए तो फिर एन में रहता है। तो ये हमें मोहल्ले की जानकारी देता है, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि हमें ये बताएगा कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है। समझ गए मेरी बात? एजीमुथल क्वांटम नंबर ये बताएगा कि ये सोमरफील्ड ने दिया था, और ये बताता है कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन की शेप, मतलब ऑर्बिटल की शेप क्या है। एस ऑर्बिटल है तो आपको पता होना चाहिए स्फेरिकल शेप है, पी ऑर्बिटल है तो डंबल है, डी ऑर्बिटल है तो डबल डंबल है। ये सब जानकारी कौन देता है हमें? एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें ये जानकारी देता है। तो यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर को नोट कर लीजिएगा। इसी तरीके से अगर फार्मूले की बात करें तो फार्मूले में आपको ध्यान होना चाहिए कि एल की वैल्यू 0 से n-1 तक होती है, और अगर n की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू 0 आएगी, अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 और 1 आएगी, अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 0 1 2 आएगी। अगर n की वैल्यू, क्या n की वैल्यू 0 संभव है? किसी भी एटम के लिए n की वैल्यू 0 संभव है? बताइएगा। किसी भी,
नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि अगर मान लीजिए n की वैल्यू 0 हो गई तो एटम के अंदर ऑर्बिट नहीं होंगी, मतलब सब सेल ही नहीं होंगी। जब सब सेल नहीं होंगी, शेल नहीं होगी, तो क्या होगा? एटम ही नहीं होगा, मतलब आयन बन जाएगा। वो सिंपल सी बात है। आयन का मतलब है वो न्यूक्लियस रह जाएगा। आयन भी नहीं बनेगा, न्यूक्लियस रह जाएगा अगर यहाँ पर n की वैल्यू 0 हो जाए। और दूसरी बात अब आप जानिए कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा कि ये लिंडे ने दिया था और उन्होंने बताया कि ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्या होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के, अभी मैं बताऊंगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर सबसेल के बारे में बताता है, सबसेल की शेप के बारे में। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है कि ऑर्बिटल्स कितनी, उस सबसेल में ऑर्बिटल्स कितनी है। ध्यान से सुनिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा? मेन एनर्जी लेवल यानी ऑर्बिट के बारे में, शेल के बारे में बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है कि कौन सी सबसेल है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है कि उस सबसेल में कितनी ऑर्बिटल्स हैं, मतलब उनका ओरिएंटेशन क्या है। तो m की वैल्यू जो होती है, यहाँ पर आप जानकारी रखिए कि m की वैल्यू -l से +l तक होती है, जीरो सहित। अगर l की वैल्यू 0 है तो m भी 0 ही आएगा। अगर l की वैल्यू 1 है तो माइनस की गिनती से शुरू करना डिशू, और कहाँ तक जाना? चली जाना कहाँ तक? +1 तक। जैसे -1 से जब +1 जाओगे तो बीच में 0 अपने आप आ जाएगा। इसी तरीके से अगर l बराबर 2 आ जाए तो इसी की माइनस गिनती से शुरू करना और इसी के प्लस पर खत्म कर देना, ऑटोमेटिकली 0 बीच में आ ही जाएगा। ऑटोमेटिकली 0 बीच में आ ही जाएगा। बहुत सुंदर। इसी तरीके से अगर स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो स्पिन क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है। गेंद जैसे घड़ी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उसी तरीके से देखिए अब यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं। ठीक है, स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल या शेप ऑफ द ऑर्बिटल, दोनों में हम अभी मैं सब क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन पर इतनी जल्दी ना जाओ, अभी पहले थोड़ा समझ लो, फिर मैं क्वेश्चन बताऊंगा। सब निकलेगा, सब निकलेगा। पहले पढ़ तो लो, या तो क्वेश्चन ही कराऊं या पढ़ाऊं, दो में से एक ही ऑप्शन हो पाएगा। पहले पढ़ा दूं फिर क्वेश्चन कराता हूं। स्पिन क्वांटम नंबर की बात करो, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये स्पिन का बताएगा। अब जब पेपर में आ गया तो अब पता लगा किसने डिस्कवर किया, तो ठीक है, गोल्डस्मिथ ने किया था। तो इसका मतलब है आप ये जानकारी भी रखें कि कौन सा क्वांटम नंबर किसने खोजा था। हमने साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं सब, यानी मैग्नेटिक को लिंडे ने खोजा था, इस स्पिन क्वांटम नंबर को गॉडस्मिथ ने खोजा था, और अजीमुथल को सोमरफील्ड ने, प्रिंसिपल को बोहर ने खोजा था। सब मैंने लिखा हुआ है इसमें। इसके बाद अब क्वेश्चन आता है कि अगर n की वैल्यू 1 है, क्वेश्चन आया n की वैल्यू 1 है तो l, m और s के मान पता करिए। s के मान पता करिए। अब ये बताओ कि अगर n की वैल्यू 1 है, चलो हम शुरुआत कर लेते हैं यहाँ से। देखो एक तो फार्मूला आप ये याद कर लो कि n की वैल्यू अगर 1 है तो फिर l के लिए फार्मूला क्या होगा भाई? n अगर 1 आया तो l क्या आएगा बताओ? 0 टू n माइनस 1 आएगा। 0 टू n माइनस 1 मतलब आ गया 0, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। समझ गए ना? और अगर m निकालना पड़े तो यहाँ से क्या आ जाएगा? m की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? m की वैल्यू डिपेंड -L2 प्लस l, और जब l है 0 तो इसका मतलब आंसर ये भी 0 हो जाएगा। s का मतलब है ये एक दो इलेक्ट्रॉन की संभावनाएं हैं, जिसमें एक के लिए ये +½ हो सकता है और दूसरे के लिए ये -½ माना जाता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। समझ में आई आपको? बात नहीं आई? अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, इस चीज का ध्यान दें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमेशा n की वैल्यू, l की वैल्यू n की वैल्यू के बराबर आएंगी और m की वैल्यू n स्क्वायर के बराबर आएंगी और s की वैल्यू हमेशा 2n स्क्वायर के बराबर आएंगी। तो अब ये बताओ n कितना है यहाँ पर? n की वैल्यू, n यहाँ पर 1 है ना,
तो देखो L की वैल्यू भी 1 ही आ रही है। इसी तरीके से M की वैल्यू n के स्क्वायर होगी, तो n का स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर भी देखो एक ही वैल्यू आ रही है। और s का वैल्यू 2n स्क्वायर, मतलब इसका 2 से गुणा कर दो, तो अगर मान लीजिए आप सिंपल से n को 2 से गुणा करोगे तो 1 इंटू 2, ठीक है, इसका स्क्वायर अगर मान लो n का स्क्वायर कर दीजिए, 2 इंटू, उल्टा कर दिया मैंने, 2 इंटू 1 का स्क्वायर करो तो वैल्यू 2 आएंगी। तो 2 का मतलब देखो यहाँ दोनों वैल्यू आ रही है। बात आ रही समझ में नहीं? अब आप देखो इधर, नीरज समझो, अमितेश जी, राहुल विश्वकर्मा समझिए, अगर n बराबर 2 है, अगर n बराबर 2 है तो l की वैल्यू कितनी संभव है? l की वैल्यू आपकी 0 और 1 संभव है। अगर n 2 है तो l की वैल्यू 0 और 1 संभव है। m, इस 0 के लिए m 0 होगा, इस 1 के लिए m माइनस 1 0 प्लस 1 होगा, और इसके लिए s प्लस माइनस हाफ, इसके लिए प्लस माइनस, सबके लिए एक एक बार प्लस माइनस हाफ आप लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रही है आपको, बात नहीं आ रही? तो अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 और 1 आएगी, m की वैल्यू 0 माइनस 1 0 प्लस 1 आएगी, और s की वैल्यू आपकी माइनस प्लस सब पर लगाना, ये वैल्यू आ जाएगी। याद रहेगा? अब आपको करना क्या है, अब आप ध्यान दीजिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? जी, n बराबर 3 के लिए क्या हम लोग कैलकुलेशन करेंगे? जी बताइए। n बराबर n बराबर 3, क्या आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज आ रही? बोलो यार, हाँ हूँ, कुछ बोला करो। n बराबर 3 के लिए, n बराबर 3 के लिए आपको एल एम एस के मान निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, निकल आएंगे। देखो n बराबर 3 के लिए l क्या आएगा, 0 1 2 आएगा। m क्या आएगा, 0 माइनस 1 0 प्लस 1। ठीक है, बिल्कुल शाबाश। और इसी तरीके से m भी निकाल लेंगे और s भी निकाल लेंगे। ये तो कॉलम बहुत सिंपल है, कर लेंगे। इस पे समय अगर ना खराब करें तो बेटर है, जो चीज़ आती जाए हमें बताते जाओ। ठीक, बिल्कुल है, उसके आगे बढ़ेंगे। अब ये बताओ, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन है, देखो नीचे वाला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। चलिए, अब सोडियम के चारों इलेक्ट्रॉन, भाई सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं हमें निकालनी है, तो हमें करना क्या पड़ेगा? सिंपली आपको पता होना चाहिए, हमें यहाँ पर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन तो 3s में जा रहा है, तो n की वैल्यू तो 3 हो गई, l की वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए क्या हो जाएगी, 0। जब l 0 हो जाएगा तो m तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, और 1 मतलब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, पहला इलेक्ट्रॉन एक ही है तो क्लॉकवाइज प्लस 1 हो जाएगा। तो हमने आपको सभी वैल्यू यहाँ पर निकाल करके दिखा दी हैं। देखिए ये सब दिखाई हैं। n की वैल्यू यहाँ पर 3 आएगी, ध्यान दो नीरज, समझ में आ रही बात? n की वैल्यू 3 आएगी, l की वैल्यू यहाँ पर 0 आएगी, m की वैल्यू यहाँ पर आपकी 0, क्योंकि l 0 है तो m 0 आएगा, और यहाँ पर s की वैल्यू प्लस माइनस हाफ आ जाएगी। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो प्लस हाफ ही बनेगी, माइनस हाफ नहीं बन पाएगी। ठीक, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। अगर आपसे कहा जाए कैलकुलेट द ऑल क्वांटम नंबर्स फॉर द थर्ड इलेक्ट्रॉन, इस थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, तो ये बताओ, आप बताओ अमितेश की थर्ड इलेक्ट्रॉन आखिरकार जाएगा कहाँ? थर्ड इलेक्ट्रॉन तो 2s में ही जाएगा ना, थर्ड इलेक्ट्रॉन तो 2s में ही जाएगा ना। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन इस 2s में जब भरोगे तो थर्ड इलेक्ट्रॉन ये वाला होगा जिसको मैंने ब्लू ब्लू किया है, ये वाला थर्ड होगा। इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अगर निकालना है तो n की वैल्यू तो 2 ही हो जाएगी, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, l की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। हम्म हम्म नूतन एन नूतन, आपने सर l इक्वल टू n माइनस 1 था ना, 0 टू n माइनस 1 था, आपने ध्यान नहीं दिया, n माइनस 1 नहीं था, 0 से n माइनस 1 था। तो यहाँ पर s ऑर्बिटल के लिए एक फार्मूला ये भी तो आपको याद रखना पड़ेगा जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये
एस ऑर्बिटल के लिए L 0 रहता है, P के लिए 1 रहता है, D के लिए 2 रहता है, F के लिए 3 रहता है। ये चीज भी आपको याद रखनी है ना, 0 1 2 3 ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब आगे चलिए, अगर मान लीजिए थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो N की वैल्यू तो आपकी 2 हो ही गई, L की वैल्यू, अब S ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो S के लिए तो L 0 ही होता है, और अगर S ऑर्बिटल L 0 है तो M भी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। और यहाँ पर S इलेक्ट्रॉन कैसा, ये वाला कैसा है, ये थर्ड वाला कैसा है, ये तो क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस हाफ हो जाएगा। सिंपल सा फिनोमिना है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। अब ये पूछा गया कैलकुलेट ऑल द क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बन। ये बताओ कार्बन का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, जो मैं पूछ रहा हूँ उतना जवाब दीजिए। बताइए कार्बन का आखिरकार लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, बताइए। टूपी में जाएगा, शाबाश, वेरी गुड। अगर टूपी में जाएगा तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जब टूपी में जाना है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ठीक है, टूपी में जाएगा तो एन की वैल्यू तो बिल्कुल सही रेजू, एन की वैल्यू तो 2 हो जाएगी, क्योंकि आगे जो नंबर लिखा होता है ये एन होता है। और एल के लिए आपको पता होना चाहिए धीरज, एस पी डी एफ, एल की वैल्यू पी के लिए यहाँ 0 1 2 3 तो p ऑर्बिटल में है तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ठीक। m जो है वो बीच में आ रहा है इसीलिए 0 हो जाएगा, और s जो है वो क्या हो जाएगा, s आपका हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए, s हो जाएगा आपका प्लस हाफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस बात का आप ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात चल रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसी कंटिन्यूएशन में अगर हम लास्ट इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का निकालें, वेरी गुड, शाबाश, मजा आ रहा है, सही चल रहा है ना क्लास, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम क्वेश्चन भी हो रहे हैं और अभी आपको क्लू पॉइंट भी दूंगा, चैप्टर के एंडिंग में क्लू पॉइंट भी दूंगा, समझ में आ रहा है। कोई देखिए इंपॉर्टेंट पढ़िए, ज्यादा मत खाइए, बढ़िया खाइए, देसी घी का खाइए, रसमलाई खाइए, ज्यादा जो है गुड़ खाने के चक्कर में न फंसिए। कैलकुलेट ऑल क्वांटम नंबर्स फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, ये अब निकाल लेंगे ना, इस तरीके के क्वेश्चन सभी लोग निकाल लेंगे, सभी लोग इस तरीके के क्वेश्चन निकाल लेंगे ना, बताइए, इस तरीके के क्वेश्चन सभी लोग निकाल लेंगे, मैं ये पीडीएफ लगा दूंगा, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। ये बताओ पीजीटी में ये सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन अब आपके सामने है, श्रोडिंगर महाराज, श्रोडिंगर महाराज की जय। ये श्रोडिंगर महाराज सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं आपको पीजीटी एग्जाम में, और बच्चा इनको देखने के बाद उसके दिमाग में डिंगर डिंगर होने लगता है और बेचारा फिर टिंगर टिंगर हो जाता है। तो इसलिए आप वेव फंक्शन को याद रखिएगा, इस इक्वेशन को याद रखिएगा, इसका नाम है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये कभी भी घुमा फिरा के ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, डायरेक्ट पूछी जाती है कि व्हाट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो आप बता देना कि भैया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मैंने पढ़ी थी और अब मैं आपको बताने में सक्षम हूँ कि भैया डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी। यहाँ पर एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी है ई, और वी पोटेंशियल एनर्जी है, और वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन का साई। ये ध्यान देना, ये ध्यान देना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। इसको ऐसे भी दिखाया गया डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि ये इंपॉर्टेंट है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो डेल लैप्लेसियन ऑपरेटर बोलते हैं, यानी कि अगर आपसे पूछे कि आखिरकार क्या है तो बताना ये लैप्लेसियन ऑपरेटर है, ये लैप्लेसियन ऑपरेटर है। तो लैप्लेसियन और डेल बोलते हैं, डेल स्क्वायर साई, फिर बची हुई वैल्यू 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर। बहुत ही जबरदस्त, इतना पढ़ोगे मजा आ जाएगा भाई साहब, जिंदगी बन जाएगी आपकी। फालतू की चीजें नहीं पढ़ना चाहिए, और मैंने हमेशा अपनी किताब में भी फालतू बिल्कुल नहीं लिखा है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर पोटेंशियल एनर्जी माइनस का जेड स्क्वायर आर दिया हो तो फिर भैया ये दीवानी हो जाएगी,
ये दीवानी हो जाएगी, समझ लो बच्चों, ये दीवानी हो जाएगी, फिर इसके लिए दीवाना ढूंढ के लाना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन आपके एग्जाम के लिए, ये आप मान लीजिए अच्छे से। यहाँ पर वैल्यू मैंने पुट कर दी है, इस वैल्यू को कुछ नहीं किया, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर को मैंने पुट किया, खट से वैल्यू बदल गई, और ये ऐसे भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, संभावित है। ठीक है, दूसरी बात, अब पेपर में पूछा जाए कि साई का मतलब क्या है, तो विश्वकर्मा जी, साई का मतलब है साई नो इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन साई स्क्वायर जो होता है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को बताता है। इस बात का ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साई रिप्रेजेंट, तो यहाँ पर नो सिग्निफिकेंस है, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन साई स्क्वायर की सिग्निफिकेंस है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देता है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि रेडियल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, तो रेडियल प्रोबेबिलिटी हमेशा यहाँ से यहाँ तक की होती है, यानी कि अगर मान लीजिए ऑर्बिटल जब जैसे चलता है इलेक्ट्रॉन तो ऐसे चलता है ना, ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग रेडियल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, जिसको आर नॉट से हमने दिखाया, आर नॉट से दिखाया है। तो 1s ऑर्बिटल होगी, तो इसके लिए रेडियल प्रोबेबिलिटी आपकी इतनी आएगी, यानी कि एक कर्व आप ऐसे बना लेंगे, उसको सिंपल सा यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे। ये मान लीजिए जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो ये माना गया कि कहाँ से कहाँ तक गया, मैक्सिमम दूरी उसने ऑर्बिट से कितनी कवर की, वो हम लोग मानते हैं। सना समझ में आ रही बात नहीं? 2s ऑर्बिटल के लिए क्या होगा, 2s ऑर्बिटल के लिए 2 बार डॉट आएगा, एक बार ऊपर जाएगा, फिर जब 1s की एनर्जी कम है, 2s की ज्यादा है, तो ये थोड़ा ऊपर उठा करके बनाएंगे, यानी 1s वाला छोटा बनाएंगे और 2s वाला बड़ा बनाएंगे, तो ये वाला हम लोग 2s का बोलते हैं। 3s बनाना हो तो और फिर आगे ऐसे करके कर देंगे, एंड सो ऑन, ऐसे करके चलते रहेंगे। तो ये चीज भी आपको जानना जरूरी है। राहुल समझ में आ रही मेरी बात? नहीं आ रही भाई? अमितेश जी, अब अगर आपसे कहा जाए कि रेडियल नोड कैसे निकाले जाए, नीरज समझ में आ रहा है, रेडियल नोड कैसे निकाले जाए, तो रेडियल नोड इज इक्वल टू n माइनस एल माइनस 1 होता है, एंगुलर नोड l होता है, टोटल नोडों की संख्या n माइनस 1 होती है, ये बात ध्यान देना। तो अगर पूछा जाए कि 3p में कितने रेडियल नोड होंगे, बताओ 3p में कितने रेडियल नोड होंगे, कितने एंगुलर नोड होंगे, कितने टोटल नोड होंगे, तीनों का जवाब राहुल दे दो, मैं समझ जाऊंगा। जी बताइए, जल्दी बोलिए फटाफट, समय कम है इसलिए जल्दी बोलिए, हम कुछ बातें इंपॉर्टेंट आपको बता दें जी। तो रेडियल नोड की वैल्यू 1 है, 3p के लिए रेडियल नोड 1 क्यों आया, क्योंकि फार्मूला आपने लगाया, और फार्मूला है रेडियल नोड इज इक्वल टू 3 माइनस 0 माइनस 1, एंगुलर, यहाँ पर एंगुलर नोड यहाँ पर 0 आ जाएगा, क्योंकि l ये sp में है, एंगुलर नोड यहाँ पर 0 नहीं, एंगुलर नोड यहाँ पर 1 आएगा। अच्छा, ये 3s के लिए पूछा गया, सॉरी, 3s के लिए एंगुलर नोड 0 आएगा, और आपका टोटल नोड जो निकालेंगे तो n माइनस 1, यानी कि 3 माइनस 1 2 आएंगे, तो यहाँ टोटल नोड लिख दो। ये रेडियल नोड हो गए, यहाँ पर रेडियल नोड हो गए, यहाँ पर रेडियल नोड, ये हो गए आपके रेडियल नोड हो गए। ठीक है, टोटल नोड भी निकालोगे तो भी आएंगे, टोटल नोड इसमें आएंगे, टोटल नोड आएंगे 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 बराबर 2, तो ये इस ऑर्बिटल का है, ये बात ध्यान देना, ये इसके लिए कैलकुलेट किया गया है, ये अलग है, और ये वाला पोर्शन आपका अलग है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये बताओ एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला है, वो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, L ब्रैकेट में L प्लस 1 h अपॉन 2 पाई होता है, L इज इक्वल टू 1 लोगे तो यहाँ 1 की वैल्यू पुट कर दो, ये फार्मूला आपका बन जाएगा। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इस किसी भी ऑर्बिटल के लिए अगर मान लो एंगुलर मोमेंटम तुमसे पूछा गया 2s ऑर्बिटल के लिए, बताओ एंगुलर मोमेंटम पूछा गया आपसे 2s ऑर्बिटल के लिए, तो 2s ऑर्बिटल के लिए s की वैल्यू यहाँ क्या रखोगे, 0 रखोगे। ये क्वेश्चन पीजीटी में बहुत आता है, ये क्वेश्चन आप जान लो, पीजीटी में बहुत आता है, हमने बहुत देखा है, और हर पेपर में लगभग देखा है, हर पेपर में देखा है, ये बात आप समझिएगा। स्पिन एंगुलर मोमेंटम को ऐसे निकालते हैं यहाँ पर
स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला s ब्रैकेट में s+1 और h/2 अब ये बताओ स्पिन में s की वैल्यू एक बार प्लस हाफ एक बार माइनस हाफ होगी, तो या तो प्लस हाफ रखोगे या माइनस हाफ रखोगे, तो ओवरऑल मैग्नीट्यूड तो प्लस हाफ ही रखोगे ना भाई। तो अगर यहाँ प्लस हाफ रख देते हो तो आंसर अंडर रूट का 3/4 हो जाएगा, जिसको हम लोग ऐसे भी मान सकते हैं कि ये आंसर आ जाएगा, या फिर इसे सॉरी यहाँ पर 2 आएगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये इसे ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर रूट ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट 3/2 और डॉट h/2 भी लिखा जा सकता है, यानी h/2 ऐसे भी लिखा जा सकता है। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका था जो मैंने आपको भी बताया। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्लू पॉइंट्स की, जो आप हमारे साथ में समझेंगे। बहुत ही बेहतर ढंग से हम आपको बताएंगे कि आखिरकार हमने करना क्या था। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए। देखिए कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत बेहतर ढंग से आएंगे। देखो यहाँ ये वाले पॉइंट, एक तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में, अब कुछ क्लू पॉइंट समझ लीजिए, कुछ क्लू पॉइंट समझिए सब लोग, देखिए ध्यान से। अगर एनर्जी, सबसे पहले तो आप एनर्जी का फार्मूला, ऊर्जा स्तर के बारे में हम कैसे पता करें वो निकाल लीजिए। ऊर्जा स्तर के बारे में हम जो जानकारी चाहेंगे वो आप निकाल लेंगे ना। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, मतलब मैं ऐसे कहूँ कि डायरेक्ट आता है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इस पे घुमाना फिराना नहीं रहता है, डायरेक्ट वैल्यू आता है बिल्कुल। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। एंगुलर मोमेंटम का मैंने अभी आपको बता ही दिया कि एंगुलर मोमेंटम किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल, और ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो मैं आपसे कह रहा हूँ। इनमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब ये बताओ, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने के लिए कौन सा फार्मूला है? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने के लिए n(n-1) है। अब n क्या है? यहाँ पर नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है। सना, नीरज, राहुल विश्वकर्मा, जितने भी लोग हमारे ऐप पर हैं वो समझ रहे हैं इस चीज को। डी ब्रॉगली इक्वेशन भी हमें पढ़नी है। रेडियल नोड, एंगुलर नोड हमने आपको बता ही दिया है, ये भी आपको ध्यान से पढ़ना है। और इसी के साथ आपको पढ़ना है नंबर ऑफ एंगुलर नोड कैसे निकालते हैं, और साथ ही साथ हम लोग वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, ये पढ़ना है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को भी मैंने आपको ये इस तरीके से यहाँ बताया था पीछे भी, लेकिन रेडियल वेव फंक्शन का ग्राफ आ सकता है, ये किताबों में नहीं मिलेगा, ये यही समझ लो। अगर 1s की बात करें तो 1s आप सिंपल वे में इस लाइन को पार मत करना, r को पार मत करना, एक्सिस को पार मत करना, ऊपर ही रहना। जब 2s की बात आए तो यहाँ पर आप समझो कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल आपको समझा देता हूँ कैसे निकालते हैं। देखो, अगर मान लो आपसे कहा गया, राहुल समझना, राहुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कहा गया 1s का निकालो, तो आप क्या करना, खट से पहले एक्सिस बना लेना। ये एक्सिस बना ली आपने, बना ली। 1s का मतलब है, अगर फार्मूला लगाओगे तो 1 - 0 - 1 = 0, तो इसका कोई भी नोड नहीं आएगा। तो जब कोई नोड नहीं आएगा तो हम सिंपल लाइन ऐसे रखेंगे, इसको पार नहीं करने देंगे, यानी कि इसको हम ऊपर ही रखेंगे ऐसे करके, ऐसे इस लाइन को पार नहीं होना है। अगर मान लो कहीं पर 2s आता है तो 2s में 2 - 0 - 1 मतलब 1 आ गया, तो लाइन को एक बार पार कर देना, मतलब सिंपल ऐसे चलना, तो ऐसे एक बार, मतलब जब पार करना तो एक बार होनी चाहिए, 2 बार पार हो गई है, एक बार पार होनी चाहिए, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो जब एक बार पार होगी तो फिर मान लेना कि जैसे एक ये वाला पॉइंट जो है ये कहलाता है नोड, यही हम लोग नोड बोलते हैं, इसको हम लोग नोड बोलते हैं। तो नीचे ऐसे भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो आपसे कहता है कोई 3s का बनाओ, तो यहाँ पर 3 - 0 - 1 मतलब 2 आ जाएगा। तो अब लाइन आपको 2 बार पार करनी है, यानी कि 2 आपको नोड दिखाने पड़ेंगे। तो एक कैसे दिखाओगे, एक तो ये दिखाओगे, दूसरा ये दिखाओगे ऐसे, तो ये 2 नोड आपको दिखाई दे जाएंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया। समझ में आ रही है आपको बात? नहीं तो नोड निकालना है। अब मान लीजिए 2p में पूछा, कुछ किसी ने पूछा कि 2p में नोड बताओ, तो 2p का नोड कैसे निकालोगे? 2 - 1 - 1 = 0, यानी 2p का नोड 0 आएगा। और जब 2p का नोड 0 आएगा तो अब हम p जब बनाते हैं तो नीचे से चलेंगे, s हमेशा ऊपर से बनाते थे, ये p से नीचे से बनाएंगे। अब ऐसे करेंगे, पार नहीं करेंगे इसे,
ये पार नहीं करेंगे। अगर ये इसका मतलब ये पार नहीं हो रहा, कोई भी नोड नहीं, 0 नोड है। यही 3p के लिए कहता है, तो 3 - 1 बराबर यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। अब हम लोग जब नोड बनाएंगे तो फिर ऐसे बनाएंगे, ऐसे। अब ऐसे बनाएंगे, वो सॉरी, एक नोड लाना है ना, तो एक नोड का मतलब हुआ हमें एक बार कट मारना है, और एक कट का मतलब हुआ कि हम ऐसे चलें और ऐसे करके ऐसे लाके छोड़ दें। तो ये एक कट जो आया है ये बता रहा है कि एक नोड यहाँ पर है। अब बात आपको समझ में आ गई, बात सबको समझ में आ गई ना? कर लोगे ना इस तरीके के क्वेश्चंस? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी आपको? कोई दिक्कत तो आपको नहीं आएगी? बताइए, बोलिए। ठीक। अब रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जब पूछी जाए तो इनके ग्राफ 3 है, इनके ग्राफ 3 है। अगर रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के रिस्पेक्ट में ग्राफ खींचा जाए तो 1s का ग्राफ बिल्कुल ऊपर के जैसा होगा, लेकिन 2s का ग्राफ जो है वो थोड़ा, डेंसिटी हमेशा यहाँ पर बढ़ेगी, यानी नीचे आएगी, कट नहीं करता है। हमेशा डेंसिटी में ग्राफ कट नहीं करेगा, है सब वही ग्राफ सेम है, लेकिन ये कट नहीं आएगा, यहाँ पर कट नहीं आएगा, इतना ध्यान दीजिएगा। और अगर मान लीजिए, ये मैंने अभी आपको रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन पीछे ही बता दिया कि अगर 1s बनाओगे तो एक हम्प बनाना, 2s में बनाओगे तो 2 हम्प बनाना, 2p में भी एक हम्प बनाना, लेकिन ऊपर बढ़ा करके बनाना, और बीच से 50%, रेडियस की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है। रेडियस की वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है। यहाँ 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया तो 50% हो जाएगी। यहाँ पर भी 2 हिस्सों में डिवाइड है तो ये भी 50% के आसपास ही वैल्यू रहती है। तो इस तरीके के फार्मूले मैं चाहता हूं कि आप बढ़िया ढंग से रिवाइज कर लें। ये मैं पीडीएफ आपकी लगा दूंगा, और पीडीएफ आप आराम से क्लू पॉइंट बढ़िया पढ़िए, क्लू पॉइंट पढ़िए, फालतू बिल्कुल मत पढ़िए। जरूरत केवल इतनी ही चीज़ों की है। कुछ लोग पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन नतीजा 0 रहता है। तो आज आपका होमवर्क है एक से, यानी कि जो कहते हैं कि आप होमवर्क नोट कर लो कहीं पर, होमवर्क नोट कर लो कहीं पर, कि सबसे पहला काम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके ग्रुप पर डालने हैं। जितने भी एक्सेप्शन हैं, 24, 29, 41 से लेकर के 50 तक, 24, 29, 41 से लेकर के 50 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख करके ग्रुप पर डालने हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है? एक तो ये बात याद रखना। दूसरी चीज़ ये कि इन पूरे नोट्स को रिवाइज कर लेना, और साथ ही साथ अगर आपके पास में कोई बुक हो तो साइड बुक को भी टच कर लेना। हम आपको कल कराएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चंस, एमसीक्यू कल कराए जाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। ये बताओ, हमारी क्लास समझ में आ रही है? नीरज, सना, राहुल, जो भी लोग हैं प्लीज बताइए कि क्लास समझ में आ रही है। कोई दिल में दर्द हो, किडनी में हो, लिवर में हो, फेफड़ों में हो, गुर्दों में हो, कहीं और दर्द हो रहा हो, आप हमें बताएं, हम उसके दर्द का निवारण आपका करें। ठीक है। पीडीएफ कंटेंट में जाइएगा, कंटेंट में जाकर के पीडीएफ ऐप में डाउनलोड हो जाएगी। अपने कोर्स में जाना है, फिर ऐप में जाना है, ठीक है? वहीं सब पीडीएफ लगी है। ठीक, ओके, ठीक है। गुड इवनिंग, टेक केयर।